एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत में है कमजोरी के संकेत, चाहे वो लोकल हो या फिर ग्लोबल। सोमवार की कमजोरी के बाद आज फिर से गैप डाउन के हैं आसार, लेकिन उसके बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, देखते देखते जी मिड वीक सेशन भी आ गया बाजारों के लिए। बिल्कुल, एक दिन की छुट्टी के बाद और पूरे एक्शन के आज तैयारी के लिए तैयार है। दीप, आपको मिस किया वैसे हम सब। बिल्कुल, और इसलिए एक बार सोमवार को तो मैं फ़ोन पर था, तो एक बार फिर से आपको, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही धूमधाम से पूरी मुंबई, महाराष्ट्र और देश और दुनिया भर में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ा जोश है लोगों में। इस बार जिस तरह का माहौल है, इकोनॉमी चुस्त दुरुस्त है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, तो त्योहारों की खुशी एक अलग ही होती है। तो बिल्कुल उस खुशी में अब अगले 10 दिन पूरी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में गणेश जी राज करेंगे। तो मतलब, और सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने भावनाओं के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो पूरा ये गणेशोत्सव बहुत ही मंगलमय हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि पूरे गणेशोत्सव की शुरुआत से बारिश मुंबई में लगातार हो रही है। वापस आ गई है, वापस से बारिश। हाँ, मतलब एकदम मौसम ठंडा, खुश मिजाज है, एकदम बढ़िया वेदर। एक्चुअली हाँ, सही बात है सर, बाहर निकलने का आजकल मन करता है। बिल्कुल, वेदर अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। और ये पिछले वीकेंड से लेकर कल तक मैंने भी ये 2-3-4 दिन, मतलब थोड़े साल भर में ये वो समय होता है जब हम थोड़ा धर्म ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सर, आपका भी बिल्कुल, कल हमारा भी संवत्सरी था, पर्युषण था और हमने उपवास किया है। तो उसके बाद, और जो हमारी परंपरा है, हम साल भर में जो कुछ भी किसी से कहा सुनी होती है जाने अनजाने में, उसके लिए हम क्षमा याचना करते। तो सबसे ज़्यादा आपसे ही मेरी बात होती है, हमारी पूरी टीम से, हमारे दर्शकों से। अगर किसी का कुछ गलती से कहने सुनने में आया, दिल दुखाया, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको दिल से क्षमा याचना करता हूँ। चलिए सर, आज की नई शुरुआत के लिए भी तैयार हैं? तभी तो अकाउंट पूरा क्लोज करके मतलब बैलेंस शीट इसलिए बनती है कि पूरा साल खत्म हुआ, अगले साल का फिर से शुरू करो। कुछ कहते सुनते रहेंगे, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी जानकर, कभी अनजाने में। होता है, ह्यूमन से कहीं न कहीं तो गलतियाँ करेंगे। नहीं सर, सीखते भी ऐसे ही हैं सर, और आपसे तो खैर काफ़ी कुछ हम सीख ही रहे हैं। आज के लिए क्या ज़रूरी है ये बताइए सर, आज के ट्रिगर्स क्या? वैसे देखा जाए तो आज के संकेतों के दम पर वैसे बहुत मन तो नहीं था ऑफिस आने का कि चलिए ऐसा कुछ बड़ा अच्छा संकेतों के साथ चल रहे हैं। तो अमेरिका कमज़ोर रहा, 2 दिनों में नेट कमज़ोरी था। सोमवार को फ्लैट बंद हुए, कल कमज़ोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। हालांकि अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं, नीचे तो काफ़ी थे 300 पॉइंट से ज़्यादा डाउ पर, लेकिन रिकवर होकर बंद हुए हैं। असली समस्या अमेरिका में डाउ और नेस्डेक के बाहर है। बॉन्ड यील्ड्स फिर से 16-17 साल की ऊंचाइयों पर आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स मजबूती से है। कच्चा तेल 10 महीने की ऊंचाइयों तक पहुँचा है, $96 के आसपास। ये सारे के सारे एक्शन है। इस बीच में अगर अच्छी खबर कोई है तो एकमात्र ये कि टैक्स कलेक्शन 24% बढ़ा है। 8 करोड़ 65 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हमने पूरा देखा है वित्त वर्ष 2024 के पहले 6 महीनों में। तो ये एक बढ़िया आंकड़ा अभी तक का आता हुआ दिखा है। तो चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। नज़र सर, क्योंकि आज फाइनली फेड की पॉलिसी आने वाली है, सब जानना चाहेंगे कि आज यूएस फेड आखिर कर क्या सकता है। अब आज तो खैर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रेट हाइक होगी, बट आगे के लिए क्या निकल कर आएगा ये थोड़ा समझाइए। और स्पेशली जो अमेरिका में चल रहा है, बॉन्ड यील्ड उनकी ऊपर जारी है, डॉलर इंडेक्स मजबूत बना हुआ है, ये सब हो क्या रहा है सर? दीप, बॉन्ड और करेंसी मार्केट इक्विटी मार्केट से ज़्यादा अच्छे संकेत देते हैं, ये ऐसा माना जाता है। अगर उनके संकेतों को पढ़े तो अमेरिका के फेड के चेयरमैन जो जेरोमी पावेल साहब है, उनकी तरफ से एक्शन भले कुछ ना हो, सब मानकर बैठे कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव इस वक्त नहीं होगा, लेकिन आगे के लिए वो कुछ भी अच्छा कहेंगे इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि महंगाई उनके 2% के टारगेट से अभी बहुत ऊपर है। ठीक है, और इकोनॉमी की सिचुएशन जो कमजोरी की तरफ शायद वो देखना चाहते हैं, उससे काफ़ी बेहतर है। अभी भी कहीं कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है जहां पर आप ये कहें कि इकोनॉमी ख़राब हो रही है। इनफैक्ट अब तो कोई रिसेशन की बात ही नहीं कर रहा। एक ज़माना था जब लोग रिसेशन की बातें कर रहे थे। ऊंची ब्याज दरों को भी अगर अमेरिका की इकोनॉमी साल भर तक पचा पाती है और उसके बावजूद आंकड़े ख़राब नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि अंदर हीटिंग तो बहुत है। मतलब गर्मी बहुत है इकोनॉमी में, और जल्दी से ख़राब होने की आशंका है नहीं। और अगर इकोनॉमी जल्दी से ख़राब नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती, तो फिर महंगाई कम कैसे होगी? ये फेड
के सामने बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब अगर उनसे पूछा जाएगा तो शायद वो यही कहेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर हम एक बार से ज़्यादा और ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। और यही डर अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को और डॉलर इंडेक्स को नज़र आ रहा है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड आप देखिए, 2 साल के बॉन्ड यील्ड फिर से 5% के ऊपर निकल गया, 5.1%, 16-17 साल की ऊंचाइयों पर है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी मजबूती से ऊपर बने हुए हैं। सो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अभी भी और है, इसीलिए 2 साल की ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ रही है बजाय 10 साल की। यानी कि आपको पता है लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में बढ़ने का खतरा आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है जब शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें लॉन्ग टर्म से ज़्यादा हो। आमतौर पर आप भी जैसे अगर अपने बैंक में कभी एफडी करवाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि जितने लंबे समय के लिए आप पैसा लगाएंगे उतनी ब्याज दरें ज़्यादा मिलती है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे कम मिलती है। और ये सिस्टम लगभग पूरी दुनिया में होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ऊँची रहेगी, लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगी, तब ये रिवर्स सिचुएशन दिखती है। तब 2 साल की ब्याज दरें आपको ऊपर नज़र आती है और 10 साल की कम। और अमेरिका में यही होता दिख रहा है, यानी कि नियर टर्म में अभी भी ब्याज दरें बढ़ने का डर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। यानी कि फेड चेयरमैन शायद ये कहेंगे अगली पॉलिसी के लिए एक बार का तो स्कोप है ही है, ज़रूरत पड़ने पर हम एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। अब ये सोचिए अगर वो ऐसा बोल दे तो क्या होगा। अभी तक तो कोई मान के नहीं चल रहा, भले बॉन्ड मार्केट ऊपर है, मजबूत है, मानकर चल रहा है ब्याज दरें ऊपर है, लेकिन बोलेंगे उसका असर तो पड़ेगा। मुझे लगता है अमेरिका में डर इस वक्त उसी का है। या इकोनॉमी ठंडी नहीं होती दिख रही है, महंगाई नीचे नहीं आती दिख रही है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखें तो 105 के आसपास है, कहाँ 104 के नीचे आया था अभी डॉलर इंडेक्स, और हमें लगा कि यार मामला ठीक हो रहा है, अब तो 105 के ऊपर निकला है। तो संकेत जितने खराब हैं आपके लिए डाउ और नैस्डैक से, उससे कहीं ज़्यादा खराब आपके लिए डॉलर इंडेक्स से है, उससे कहीं ज़्यादा बॉन्ड यील्ड से है, और उससे कहीं ज़्यादा कच्चे तेल से है, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। भले 96 पर चला गया था मंडे को, आज 94 दिख रहा है। अच्छा हुआ तो कल छुट्टी थी, तो कल भी हमें और तनाव होता। परसों भी हम यही बात कर रहे थे जब बाजार पर मैं फ़ोन पर था, तो ये कच्चा तेल जिस तरह से बढ़ रहा है इस बार जल्दी से घटने का नाम नहीं ले रहा। मतलब जो जिस तरीके से वो कहते हैं कि जो हमारी तेजी इक्विटी मार्केट की कैसी होती है, हमेशा धीरे धीरे स्क्रीन पर बढ़ रहा है। तो स्क्रीन पर जब आप बढ़ते हैं तो आप आसानी से घटते नहीं है ना। और बायर सेलर सबको, और स्पीड धीमे होती, तो अगर बढ़ने की स्पीड धीमे तो घटने की स्पीड भी धीमे ही होगी। और वही कच्चे तेल के साथ हो रहा है। कच्चा तेल कहीं से कोई गिरने का नाम नहीं ले रहा। और मतलब अब तो मतलब आज तो फिर भी चलो 94 के नीचे आया तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो 100 के ऊपर नजर डाल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कभी 3 डिजिट में चला गया। अब यही वाली बात है कि हाहाकार कब मचेगा पता नहीं। करेक्ट। अभी तक तो ठीक है, आपका टैक्स कलेक्शन मजबूत है, इकोनॉमिक डेटा अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ ठीक है, जीएसटी कलेक्शन मजबूत है, तो हम किसी न किसी तरह से पचा रहे हैं। करेक्ट। लेकिन कब तक हर रोज तो पैसे देने पड़ते हैं ना ज़्यादा। कच्चा तेल रोज मंगाना पड़ता है, रोज अच्छा ऊपर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो थप्पड़ तो डबल लग रही है दोनों तरफ से। एक तरफ कच्चा तेल आपका महंगा, ऊपर से रुपया आपका कमजोर। सो लंबा समय तक ऐसा चलेगा तो कभी न कभी तो हमको रिएक्शन देना पड़ेगा ना। तो शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप इग्नोर कर दो। सो आई थिंक थोड़ी सी चिंताएं हैं। ग्लोबल मार्केट का संकेत जो है आज है शुरुआत करने के लिए अच्छी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब रादर ये कहूँ कि खराब है तो गलत नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ कि डाउ 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। शाम को तो मैं देख रहा था तो टेंशन ही था, मैंने कहा 300 350 और फिर से गया है। तो अब इसमें एक ही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है दीप, और वो है कि आज रात फेड की बैठक है जिसमें फैसला आने वाला है ब्याज दरों को लेकर। फैसला सबको पता है, कमेंट्री सबको ऑलमोस्ट पता है। इसके विपरीत अब फेड चेयरमैन क्या कहते हैं, 2 तरीका, या तो जितना हम सोच रहे खराब उतना खराब बोल दे, या उससे भी ज़्यादा खराब बोल दे। खराब बोलने की भी कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं कि खराब है और ज़्यादा नहीं बोल सकते, चाहे जितना बोल सकते, चाहे जितना बोल सकते। और अगर कोई पत्रकार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा वो परेशान कर दे तो कभी कभी रिएक्ट भी कर दे। हाँ, वो फिर ज़्यादा मतलब है ना, वो कह रहे हैं भाई छेड़ना मत। तो जितना उनकी मर्जी है उतना ही खराब बोलने लो। बार बार खोद के पूछोगे ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। सो आई थिंक एक वो इशू है कि वो क्या बोलते हैं। दूसरा ये कि आम धारणा जो बनी हुई है इतनी खराबी की, अगर उसके विपरीत वो उतना खराब ना बोले, या थोड़ा ये बोल दे भाई कि एक ही बार और बढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे, अभी हमें नहीं लग रहा कि और बढ़ाने की जरूरत है ब्याज दरें, शायद इससे काम चल जाए, इसका रिजल्ट हम देखेंगे, रिजल्ट देखने के बाद डिसाइड करेंगे। अगर इतना भी बोल दिया ना तो अमेरिका दौड़ जाएगा मार्केट। अच्छा। हाँ, खाली इतना बोल दे कि भाई एक बार तो बढ़ाना, आपको ही पता, मुझे ही पता, पहले ही बोल चुका हूँ, अगली बार शायद हो जाए या जब भी हो। लेकिन उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा मुझे ज़्यादा की जरूरत है, थोड़ा देखते हैं। अच्छा, इतना कह दे काफ़ी है दीप। वो एक संकेत आ जाए कि कब रुकेंगे। हाँ,
मतलब या अभी तो मैं ये भी नहीं चाहता कब रुकेंगे, अच्छा, अब तो मैं यही चाहता कि और ज़्यादा जोर से नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल ही कम कर दिया ना, कम कर दो। हाँ भाई अभी तो ये डर क्या है, बॉन्ड मार्केट तो यही कह रहा है ना कि एक से काम नहीं होगा। बॉन्ड मार्केट वो तो ये जितना दिखा गर्मी खा के बैठा है, दिखा मतलब yes। बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह गर्मी खा रहे हैं, वो तो साफ बता रहे हैं कि एक के बाद और वन एंड नॉट डन। तो वैसा हाल है। सो अगर उसके विपरीत गवर्नर साहब ये बोल देते हैं, माफ कीजिए फेड चेयरमैन साहब ये बोल देते हैं कि भाई ठीक है, एक ही करेंगे जो हमने पहले बोला था उस पर हम कायम हैं, उसके बाद हम डेटा देखेंगे, उसके बाद हम इसका असर देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, अपना काम हो गया, इतने में हो गया। सो आई थिंक अब आगे का डायरेक्शन आज के बाद पूरा का पूरा फेड चेयरमैन पर है, वो आज रात को क्या कहते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस लिहाज से बाजारों के लिए। ये बताएगा कि शॉर्ट टर्म में आपने कल जो पिछले हफ्ते देखा है, वो शॉर्ट टर्म का टॉप बन गया है 20,222 और 46,310, या उसको पार करके वापस ऊपर जा सकते हैं। इसका जवाब कल सुबह मिलना चाहिए। कल सुबह, कल नहीं मिला तो कल 3:30 बजे वीकली एक्सपायरी के बाद। हाँ गुड। एक चीज़ और है कि आमतौर पर अभी तक का पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड, लंबा रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो आमतौर पर भारतीय बाजार गणपति उत्सव में हमेशा नेट टू नेट पॉजिटिव बंद होते हैं। आज तो देखते हैं, लेट्स सी, आज फेड चेयरमैन के ऊपर दारोमदार है कि वो मार्केट का, दुनिया भर के मार्केट का मूड माहौल बदल सकते हैं क्या। सो मेक और ब्रेक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है। उससे पहले आज का दिन निकालना है और सर हमारे बाजार पर भी बात करेंगे, आपसे आज का सेटअप भी समझना है। उससे पहले थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज थोड़ा ज़्यादा दिखने वाला है। 2 बड़ी खबरें जिस पर आपकी मैं पहले राय लेना चाहूँगा। मंडे को बाजार बंद होने के बाद HDFC बैंक की एनालिस्ट कॉल हुई और कुछ ऐसी कमेंट्री आई है जो ज़्यादातर बाजार को, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस को पसंद नहीं आई है। जरा इसके बारे में पहले एक बार बताएं सर। HDFC बैंक ने HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद पहला एनालिस्ट कॉल किया, और इस एनालिस्ट कॉल के पहले थोड़े संकेत लोगों को लग रहा था कि हल्के फुल्के हो सकते हैं, दबाव वाले, कमजोरी वाले। और अगर आप देखें दीप तो वो हुआ भी। कल आप आई मीन परसों अगर आप देखें तो 1.5% के 2% के आसपास HDFC बैंक गिरकर बंद हुआ। तो कहीं थोड़ा तो डर मन में था कि कुछ तो हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ वो शायद आप ज़्यादातर ब्रोकरेजेस और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने कानों पर विश्वास न करें वैसा है। क्योंकि आमतौर पर HDFC बैंक से इस तरह की कमेंट्री की उम्मीद आप करते नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ है कि जो मैनेजमेंट ने हिंट दिया और मार्केट मान के चल रहा था कि आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के आसपास रहेंगे, और मैनेजमेंट का मानना है 3.7%, 3.25-4% के आसपास रहेंगे। तो 25-30 बेसिस पॉइंट आपके मार्जिन कम होंगे। ये थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि दोनों के मर्ज होने के बाद मार्जिन इतने घटेंगे, इसका अंदाजा कम है। कई ब्रोकर्स तो अब ये अंदाज लगा रहे हैं कि 3.5% भी रह जाए तो बड़ी बात नहीं। सो सबसे बड़ा झटका जो दिया है HDFC बैंक ने कमेंट्री में, वो ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम्स, जिनके बेसिस पर आजकल आप बैंक्स को परफॉर्मेंस भांपने की कोशिश करते हैं, वहाँ झटका लग सकता है। नेट और ग्रोस लेवल पर एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, थोड़े से NPS बढ़कर आ सकते हैं, ये दूसरा झटका है। उस हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा है ना, लोगों को लग रहा है कि जो गाइडेंस आया है वो गाइडेंस मज़ेदार नहीं है ना, मज़ेदार नहीं। तो और दोनों कंपनियों के मिलने के बाद लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त बनकर आई है बैलेंस शीट पर। वो लिक्विडिटी कितनी एफिशिएंटली आप लोन में कन्वर्ट कर पाएंगे, कितने दे पाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो आई थिंक HDFC बैंक अगर परसों 2% नहीं घटा होता तब तो मैं कहता करीब आराम से 3-4% की जगह है इस स्टॉक में नीचे जाने की। लेकिन आज भी देखते हैं करीबन 1 से 2%, 3% तक नीचे जा सकता है। 1 से 3% तक की गिरावट HDFC बैंक में हो सकती है। अब दिक्कत क्या है, HDFC बैंक अकेला बैंक निफ्टी को गिराने के लिए काफ़ी है। HDFC बैंक निफ्टी पर वजन डाल सकता है क्योंकि निफ्टी में सेकंड बेस्ट सेकंड हाँ, रिलायंस, HDFC बैंक और TCS। तो आई थिंक 3 बड़े दिग्गज हैं, सो उस पर भी असर आना ही है। सो आई थिंक आज ग्लोबल से ज़्यादा हमारी समस्या लोकल है ना, हमारी समस्या आज लोकल ज़्यादा है और हमारी समस्या HDFC बैंक को लेकर ज़्यादा है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी सर। स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल बजा दे, अभी बजा दी। चलिए आइए, स्टॉक ऑफ द डे समझ तो गए होंगे आप। जी सर।
आमतौर पर एचडीएफसी बैंक पे शॉर्ट कॉल मेरी तरफ से कम ही सुनने को मिलता होगा। आपको एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में बेचने की राय है। छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 1640 रुपये का, 10 ही रुपये पर 8 रुपये 1632 पर फ्यूचर्स बंद हुए थे। मैं फ्यूचर्स छोटा ही रखना चाहता हूँ। 8 रुपये का स्टॉप लॉस, 1615 1601 दो छोटे टारगेट हैं, 1585 तक के बड़े टारगेट अगर हो गए तो ये 3 टारगेट के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में करनी है बिकवाली। ठीक है। तो आज स्टॉक ऑफ द डे ये है। दिक्कत यहीं से आएगी। भारतीय बाजारों के लिए बड़ी दिक्कत एचडीएफसी बैंक है। अब रिपोर्ट सारी नेगेटिव आई है। हमने जेपी मॉर्गन, जेफरीज, एचएसबीसी सब ने अपने टारगेट घटाए हैं। अभी इनके टारगेट अब देखते हैं सेल फ्लोज आज फ्रेश और कितने आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इस पर? इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है। अब आपके लिए इन्वेस्टर के लिए क्या होता है दीप, इस तरह के शेयरों में बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के शेयरों में 1-2 क्वार्टर कभी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में से न एचडीएफसी हटता है ना बैंक हटता है। करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं बदलता। और इतना टॉप क्लास मैनेजमेंट है, प्रूवन मैनेजमेंट है, एक ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन के वक्त और 2 बड़ी कंपनियों का ऐसा बड़ा संगम होता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर ये सोचें कि इतनी सी चीज़ के दम पर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट बेच के निकल जाऊँ, या अगर 6 महीना 12 महीना एचडीएफसी बैंक ने मुझे पैसा नहीं बना के दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, तब तो फिर आप इन्वेस्टर ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और 3 साल 5 साल का नज़रिया रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो अभी बेच के अगर आप 5% 10% नीचे एकदम टाइमिंगली उसको कभी मौके पर ले सकते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज आपने इतिहास में कई बार देखा है, मैं आपको लाइन से गिना सकता हूँ, कोई रिलायंस का स्टॉक 3-3 5-5 साल तक परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाया। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर कई सालों तक परफॉर्म नहीं किया, ITC कई सालों तक, लेकिन जब चलते हैं तब वो फिर उस तरह का रिटर्न देते हैं कि वो आपको पता भी नहीं चलता। सो आई थिंक HDFC के इन्वेस्टर्स जो हैं, आप 5% 6% के लिए कोई ऐसा ट्रेड लेना चाहें कि मैं अभी बेच के फिर ले लूँगा, बड़ा स्मार्ट हूँ, 2% नीचे बेचूंगा और वापस एकदम बॉटम पर खरीदूंगा, तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया कि भाई बैंक निफ्टी को 46,500 या नए हाइस पर HDFC बैंक ही ले जाएगा, उनके लिए झटका है, उनके लिए झटका है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा आया है आउट ऑफ द ब्लू HDFC बैंक की तरफ से, रखिए इस पर नज़र। और भी कुछ बैंक्स और कुछ और स्टॉक्स भी फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से, वैसे तो कुछ समय से हो रहा है, बट 2-3 दिनों से जो भारत और कनाडा के बीच में तनाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब ऑब्वियसली उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, बट एक डर बैठ गया है कि क्या होगा जो कनाडा के इन्वेस्टमेंट्स हैं। जरा उस पर थोड़ा अपना राय दें सर। दीप, देखिए वैसे पॉलिटिकल मामला है और जाहिर सी बात है कि 2 देशों की आपस में पोजीशनिंग है और उसके पीछे कनाडा के पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि भाई ठीक है, अब उनका कहना और हमारा जवाब देना ये अपनी जगह है। मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जो हुआ वो आपके सामने है। मैं सिर्फ इसका एक मार्केट के एंगल से और इन्वेस्टमेंट्स के एंगल से जो एनालिसिस कर रहा हूँ, आप उसे उस तरीके से ही देखिए। हमारे यहाँ क्या समस्या हो सकती है मार्केट की? पहली चीज़ तो ये कि मैं ये समझता हूँ इस तरह की चीज़ों से कभी भी आपके रिश्ते परमानेंटली ख़त्म नहीं होते हैं और नहीं कोई ऐसा इसके दम पर आप बिल्कुल है ना रिश्ते तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वही अब तक का प्रेसिडेंट रहा है, अब तक की हमेशा हिस्ट्री यही रही है। कभी भी इस तरह के ये राजनीतिक रिश्ते होते हैं, बातचीत करके सुलझाए जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कोई पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट के एंगल से देखें तो सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि कनाडा का काफ़ी कुछ पैसा भारतीय बाजारों में, कनाडा पेंशन फंड भारतीय बाजारों में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स के तौर पर है। करीबन उनका 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, 2.25 लाख करोड़ कोई किसी भी लिहाज से छोटा अमाउंट नहीं होता, मतलब बड़ा है, अच्छा खासा है, अच्छा खासा बड़ा है। तो अगर आपको ये डर लगे कि कनाडा पेंशन फंड, और कनाडा पेंशन फंड एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हो गया उनका, क्या वो सारा बेच के निकल जाएगा? उसका जवाब है ना, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ बेचने के लिए पूरा साल भर लगता है। करेक्ट सर, है ना? तो इतना आसान भी नहीं है, न इतना आसान डिसीजन लेना है, न इतना आसान बेचना होता है। करेक्ट। और अगर एक बार आप 2.25 लाख करोड़ बेच के निकल जाए तो वापस घुसना उससे ज़्यादा मुश्किल है, और इंडिया को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा हो सकता है, थोड़े समय के लिए थोड़ा हाथ रुके देखे, वो चीज़ें हो सकती है। कई सारी कंपनियों में बड़ा निवेश है, दिग्गजों में भी है, छोटी कंपनियों में भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ओवर एनालिसिस करना चाहिए।
इंतज़ार करें, देखें, चीज़ों को आने दें, जैसी रहे वैसी देखिए। अभी ऐसा नहीं कि मेरे पास में अगर कोई स्टॉक पड़ा है जो कनाडा पेंशन फंड के पास है तो मैं बेच के निकल जाऊं। वो स्टॉक किसी पेंशन फंड ने लिया है। पेंशन फंड सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो कोई ट्रेडर, पंटर, ऑपरेटर नहीं है। Exactly. खबर सुनते पहले बेच के भाग जाए। करेक्ट। इसलिए मुझे लगता है कि शांति से आप बैठिए, डरिए मत, कोई चिंता की बात नहीं है। आज का आज कुछ भी नहीं होने वाला है, और मैं तो ये सोचता हूँ आगे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी पॉलिटिकल पोजिशनिंग होती है, थोड़ी देशों की पोजिशनिंग एक दूसरे के खिलाफ होती है, अपने अपने रीजन्स होते हैं, अपने लोकल डोमेस्टिक रीजन्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो है लोग, दिक्कत एक ही है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। बाकी रहा सवाल हमारा और कनाडा का बीच में व्यापार का, जितना हम इंपोर्ट करते हैं उतने एक्सपोर्ट करते हैं। Yes, sir. हमारी कुछ चीज़ें वहाँ जाती है, वहाँ की कुछ चीज़ें हमारे पास आती है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग बराबर है, उस पर ज़्यादा असर नहीं है। अगर असर है तो क्या वहाँ के बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालते, वो देखने वाली बात है, जो अभी आगे आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। एक्चुअली वो छुट्टी थी ना कल, तो फिर काफी सारे लोग सोचने लगे ये क्या होगा, वो क्या होगा, वहां से फिर निकल सोचना भी चाहिए। देखो, आपकी नॉलेज रहनी चाहिए। आज हम भी ये आपको बता रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज की वजह से बता रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। कोई और आपको बोले तो आपको पता होने, हाँ मुझे पता है, देखो भाई इतना इन्वेस्टमेंट है, हाँ मुझे पता है इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज, और कभी भगवान न करे कुछ चीज़ें अच्छी या खराब हो, तो अगर कल को समझो चीज़ें सुधर जाए तो हो सकता है और पैसा जोर से आने लगे, खराब हो तो आपको पता है कहाँ से निकलेगा। सो आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। आप ध्यान में है, अलर्ट है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। जब एक्शन लेने के टाइम आए तब नॉलेज लेने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉलेज एक्शन लेने के पहले लेनी है। रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। यस सर। हाँ, नहीं तो तेजी के मार्केट में ही वो कहावत है ना, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। वैसा पहले पैसे लगा लो, बाद में रिसर्च करो। वो नहीं था, पहले रिसर्च कर लो, टाइम है अभी आपके पास में। गॉट इट सर, ठीक है। बट कुछ बड़ी बातें थी जो क्लैरिफाई करनी जरूरी थी एक दिन की छुट्टी के बाद। आइए सर फिर बताएं आज के लिए कुछ खास आज की स्ट्रैटेजी में दीप 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं है। शुरुआत में बोलने के लिए HDFC बैंक की वजह से दबाव रहेगा भारतीय बाजारों पर। ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हैं ही, कच्चा तेल भी $96 के आसपास आया, वहाँ से हल्का कमज़ोर भले हुआ, लेकिन $96 का नंबर हमने कल देखा है। फिर उसके बाद FIs की बिकवाली के आंकड़े फिर से आते हुए दिखे, वो थोड़ी चिंता की बात है। अब नई तेज़ी आपको, नई और बड़ी तेज़ी जो करनी, निफ्टी 20,225 नया हाई बनाए उसके ऊपर निकलने पर करना है, और बैंक निफ्टी 46,400 नया हाई बनाए उसके ऊपर निकलने पर बड़ी और नई तेज़ी, मैं बड़ी और नई तेज़ी लिख रहा हूँ, ये तब करनी है। इससे पहले 19,825 19,950 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और बैंक निफ्टी पर 45,150 45,300 अब मजबूत सपोर्ट रहेगा। 45,150 45,325 ये लेवल्स आप नोट करके रख लें। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स, और ऑफ कोर्स बड़े बैंक्स और स्टॉक्स पर तो रखनी है नज़र ही। आज के सेटअप बड़े दिनों बाद कुछ संकेत नेगेटिव मिले, जिसमें ग्लोबल नेगेटिव है, FIs के नेगेटिव हैं, लोकल फंड्स पॉजिटिव हैं, FNO न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 2 नेगेटिव आज के लिए, ये आपके लिए संकेत। गॉट इट। 20,000 20,050 निफ्टी पर पहला सपोर्ट जोन है, इस रेंज में खुलेंगे, और 20,000 के आसपास देखते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं। ठीक है, इसके नीचे अगर गए तो 19,865 19,950 अगला मजबूत सपोर्ट जोन है, और इस पर आपने सारे के सारे लॉन्ग्स बनाने हैं और शॉर्ट भी काटने हैं। इस रेंज में एक बार आप शॉर्ट काट के लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। 20,100 20,135 आपके लिए हायर जोन है निफ्टी पर, इसके पार करके निकले तो 20,165 20,225 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहाँ पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करें, और एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 45,425 45,575 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और इसके ठीक नीचे 45,150 45,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पर एक बार ये आपको शॉर्ट काटनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 45,900 46,000 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज रहेगी गैप से नीचे खुलने के बाद। बिकवाली के लिए 46,150 46,300 की रेंज है, 46,310 का हाई हमने इस रनअप में बनाया है 2 दिन पहले, और 46,380 के आसपास का हाई हमारा लाइफ टाइम हाई है, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट करने की भी राय होगी बैंक निफ्टी पर। चलिए, तो ये तो रहे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ इंपॉर्टेंट संकेत। अच्छा, आज के लिए कुछ FIs की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो कैसे? FIs की पोजीशनिंग में कोई खास फर्क नहीं दी, 1% घटकर आया, ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1.1 है, निफ्टी पर थोड़ा हल्का हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो और भी हल्का, अच्छी बात है, 0.81 है, और आज गैप से खुलने के बाद थोड़ा और ओवरसोल्ड होने की कोशिश करेगा। विक्स 1% घटा है, विक्स आज के इररिलेवेंट हो चुका है।
कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए आपके पास स्टॉप लॉस अगर बिल्कुल छोटा रखना है तो 19,975 का रखें इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे, और थोड़ा दूर रखना है तो 19,800 का, आपकी इच्छा पर है आप कहाँ रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन के तौर पर 19,975 ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 45,800 ठीक रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको दूर का रखना है तो 45,500 का भी आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। दोनों में से एक लगाना है, 45,800 या 45,500, लेकिन लगाना जरूर है, ये ध्यान रखें। शॉर्ट साइड पर एक ही स्टॉप लॉस है जो इस रनअप का हाई 20,225 निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पर 46,310 का हाई बनाया, 46,325 इंट्राडे क्लोजिंग। गॉट इट सर, ठीक है। नई पोजीशंस बेचना है निफ्टी 20,225 यानी 100 पॉइंट के रिस्क के साथ यहाँ पर बेचे। 20,050, 20,075, 50 और 20,000 तीन तो विजिबल टारगेट हैं ही। इसके नीचे का देखना होगा कि कितना सेलिंग प्रेशर बनता है या नहीं बनता है, लेकिन 19,950, 19,915 दो मीडियम टारगेट है। 19,865, 19,825 तक के बड़े टारगेट के लिए कर सकते हैं आप बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं खरीदने का। 19,865 से 19,950, 20,000 की रेंज अच्छी है जहाँ पर आप खरीदारी करने की सोच सकते हैं। 20,000 के आसपास मूड बनाएं, वहाँ से देखें क्या कुछ होता है। 19,800 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 20,050, 20,075, 20,100 तीन छोटे टारगेट है। 20,125, 20,165 और 20,190 बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी में। दोनों लेवल क्रिस्टल क्लियर है और दोनों में से जो भी रेंज आपको मिले उस पर एक्शन जरूर ले। एक्शन जरूर ले, हाँ जरूर ले, एक्शन ले। कोई जो पहले मिले, जो पहले मिले। नीचे अगर आप पहले इस रेंज में आए तो टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करिए मूड माहौल को देखकर, क्योंकि आज खरीदारी में मैं आपको बहुत ठोक के कहता कि इस रेंज में आने पर बिंदास खरीदिए, लेकिन क्या है कि वो पोजीशन अगर आज ही के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन के लिए आज दोनों ही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही रिस्की है, क्योंकि फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग के बाद किधर घूमेगा मार्केट कहना मुश्किल है। क्यों, एक मार्केट ख़राब है, सारे आपको संकेत खराबी के आ रहे हैं, लेकिन वो खराबी डिस्काउंट करके भी जा रहे हैं आप। करेक्ट। तो अगर थोड़ा भी अच्छा कुछ बोल दिया तो गैप से 200-400 पॉइंट डाउन बढ़ जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। और ख़राब तो आप सोच ही रहे हो, तो मोमेंटम तो ख़राब हुआ ही है, और ख़राब बोल दे तो सो आई थिंक जो भी होगा कल बड़ा होगा, तो उस हिसाब से आपको पोजीशन हल्की रखनी है, डे ट्रेड के हिसाब से फ्रेश करनी है। गॉट इट, ठीक है। बैंक निफ्टी बेचना है 46,325 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे में शॉर्ट बनाए आप, और शॉर्ट के लिए टारगेट होंगे 46,000, माफ़ कीजिएगा, टारगेट जो होंगे 45,800, 45,650 दो छोटे टारगेट है। 45,575, 525 और 45,400 तीन मीडियम टारगेट है। बड़े एग्रेसिव टारगेट अगर आए गलती से, वो शायद आज तो ना आए, लेकिन फिर भी नोट करके रखें। 45,325, 225 और 45,150 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अब जो खरीदना है, सॉरी बिक वाली, जो खरीदना है बैंक निफ्टी में बहुत दूर की रेंज दे रहा हूँ दीप, मुझे जल्दी नहीं, हड़बड़ी नहीं, एक दिन नहीं खरीदेंगे तो चलेगा। और उसका रीज़न ये कि एक तरफ आपका HDFC बैंक वैसे परेशान करने वाला है, दूसरा फेड की मीटिंग है, इसलिए 45,150, 45,325 ही अच्छी रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 45,000 का होगा। टारगेट 45,400, 525, 575 तीन छोटे टारगेट है। 625, 700 दो मीडियम टारगेट है। 45,800, 875 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। गॉट इट। चलिए, बैन लिस्ट में बदलाव हुए हैं, 2 स्टॉक्स बाहर गए हैं, 2 स्टॉक्स अंदर आए हैं। तो फ्रेश आए हैं PNB और डेल्टा कॉप, बाहर गए हैं इंडिया सीमेंट्स और हिंदुस्तान कॉपर। 10 स्टॉक्स आज भी बैन में बने हुए हैं। बाकी डेटा सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स और FIs की कैश में बिकवाली बढ़ी है 1237 करोड़ की, साथ ही इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, भले ही छोटे लेकिन बेचे हैं। 535 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 330 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी नेट करीबन आपकी 2,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FIs की है। लोकल फंड्स ने 550 करोड़ की खरीदारी की, तो आंकड़े थोड़े ढीले हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर 20,100 मेक और ब्रेक लेवल, उसके तो नीचे आप खुलेंगे। उसके बाद 20,000 का अगला सपोर्ट लेवल होगा। 60 लाख शेयर वहाँ पर हैं पुट में। 20,200 का पार करना मुश्किल होगा। 1 करोड़ शेयर वहाँ पर कॉल राइटर्स खड़े हैं। बैंक निफ्टी के लिए 46,000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। 38 लाख शेयर पुट और कॉल दोनों में वहीं पर है, वहीं पर आप बंद भी हुए हैं, खुलेंगे उसके नीचे। इसके बाद इमीडिएटली कोई खास पुट राइटिंग होकर नहीं रखिए। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 45,600 के आसपास, 45,525, 650 की रेंज में पहुँच कर एक बार पहले वहाँ सपोर्ट लेगा और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का सेटअप और स्ट्रैटेजी भी। स्टॉक ऑफ द डे HDFC बैंक आपको ऑलरेडी अनिल जी बता भी चुके हैं। आइए फिर बाकी खबरें भी ले लेते हैं। कुशल और साथ ही नुपुर और आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए?
मॉर्निंग दीप टिकट्स के लिहाज से नाटको फार्मा आज फोकस में रहेगा क्योंकि इसका बायबैक आज बंद होने वाला है। साथ ही आईपीओ के लिहाज से आरआर काबिल की लिस्टिंग भी होगी। कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन लगभग 18.7 टाइम्स होता हुआ दिखा था। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स फेड की पॉलिसी पे आज सबकी नजर रहेगी। साथ ही अगस्त महीने का जो यूके का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स के लिहाज से यात्रा ऑनलाइन इसका आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा। और साथ ही इसके लिए जो अपडेट आया है डे 2 का वो मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर 0.31 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 1.34 टाइम्स हुआ है। सामी होटल्स इसका फाइनल सब्सक्रिप्शन अब आ चुका है। लगभग आईपीओ 5.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 1.17 टाइम्स था। साई सेल्स यहाँ पर आज से इसका आईपीओ खुलेगा। इनफैक्ट 2 आईपीओ आज से खुल रहे हैं। पहले साई सेल्स का यहाँ पर प्राइस बैंड 210 से 222 रुपए रखा गया है। इशू साइज कुल मिलाकर 1201 करोड़ रुपए का है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 360 करोड़ रुपए जुटाए हैं। चुनिंदा नाम में एसबीआई मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू, कोटक स्मॉल कैप फंड जैसे जो फंड हाउसेज हैं वो शामिल है। और सिग्नेचर ग्लोबल अंत में यहाँ पर भी ये आईपीओ आज से खुलेगा और 730 करोड़ का कुल इशू साइज है। एंकर बुक के जरिए करीबन 318 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नोमुरा ट्रस्ट एंड बैंक, कोटक फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे जो फंड हाउसेज हैं वो इसमें शामिल है। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें आप लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, जहां पे मिस्टर शशिधर जगदीशन जो है वो वापस से एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। टाटा मोटर्स, जहां पे कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में कंपनी बढ़ोतरी करने वाली है। करीबन 3% से कीमत बढ़ेगी। जो लागत में बढ़ोतरी हुई है उसके चलते कंपनी ने कहा है कि जो कीमतें हैं वो 3% से बढ़ाई जाएगी। 1 अक्टूबर से ये कीमतें लागू होगी। ब्लू स्टार पर भी रखनी है नज़र क्योंकि क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो 785 रुपीज़ का तय किया गया। 800 रुपये का इसका क्लोजिंग प्राइस है। 18 सितंबर से क्यूआईपी ओपन हुआ था। मौजूदा भाव से देखेंगे तो 2% का डिस्काउंट आपको फ्लोर प्राइस पे दिखेगा। और 22 सितंबर को मीटिंग होने वाली है जहां पे क्यूआईपी का जो फाइनल इशू प्राइस होगा उस पर डिस्कशन होगा। भारत डायनेमिक्स पे भी आपको रखनी है नज़र क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के साथ सरफेस टू एयर मिसाइल सप्लाई के लिए कंपनी ने करार किया है। करीबन 290 करोड़ रुपए का ये करार है, तो भारत डायनेमिक्स भी आज फोकस में रहने वाला है। कर्नाटका की जो रियल एस्टेट कंपनीज है, प्रेस्टिज एस्टेट, शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ये भी आज फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु में जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए सर्कल रेट्स बढ़ा दिए हैं। औसतन देखेंगे तो आपको 25 से 30% की बढ़ोतरी नजर आएगी और कहीं जगह पे तो 50% से भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है और 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएंगी दरें, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। और लास्ट में एनबीसीसी, जहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, 150 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है एनबीसीसी के लिए भी। ओके, कुछ और ऑर्डर विंस आ रहे हैं यहाँ पर। कुशल, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? बिल्कुल दीप, खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि मंगलवार को यानी कि कल जियो एयर फाइबर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। रिलायंस ने कुल 8 शहरों में ये लॉन्च किया गया है। साथ ही कर्नाटका बैंक यहाँ पर फोकस रखे फंड जुटाने पर। 22 सितंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। इक्विटी, डिपॉजिटरी रिसीट्स, वारंट्स, डिबेंचर्स के जरिए ये फंड जुटाते हुए नजर आएंगे, तो फाइनल विचार होने के बाद क्या डिसीजन आता है वो देखना होगा। वेल्समन कॉर्प यहाँ पर 18 सितंबर को कंपनी ने दाहेज शिपयार्ड से जुड़े हुए जो एसेट्स हैं उसको 80 करोड़ में बेचने के लिए करार कर लिया है, तो ये एक अपडेट है। साथ ही यहाँ पर BHEL ये जस्ट मार्केट क्लोजिंग के दौरान ही आती हुई दिखी थी ये खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने टेंडर को अवैध करार दिया था चीनी कंपनियों से लिंक होने के कारण। और GMR एयरपोर्ट, इसका अगस्त महीने का डेटा आता हुआ दिखा है जहाँ पर कुल पैसेंजर ट्रैफिक 27% बढ़कर 97.85 लाख YOY बेसिस पर आते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, अंबर एंटरप्राइजेज अंत में ये फोकस में रहेगा क्योंकि वेरेबल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉइस के साथ इन्होंने करार कर लिया है, तो इस वजह से अंबर एंटरप्राइजेज को भी आपको फोकस लिस्ट में रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए चलते हैं आशीष के पास और जान लेते हैं आज का ब्रोकरेज एक्शन भी FIR में।
मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। दीपांशु, सबकी नजरें एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है नोमेरा की तरफ से। अगर आप देखें तो रेटिंग को बदलाव किया गया है, पहले खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1970 से घटाकर सीधे 1800 रुपये कर दिया। इसके अलावा सीएलएसए यूबीएस अभी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं। सीएलएसए का टारगेट है 2025 रुपये का, 1630 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। वहीं अगर आप जेपी मॉर्गन देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य जो है 2000 से घटाकर 1900 रुपये कर दिया है। वहीं जेफरीज ने भी खरीदारी किराए दी है, लेकिन लक्ष्य 2100 से घटाकर 2030 रुपये कर दिया। और एचएसबीसी खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 2010 से घटाकर 1930 कर दिया है। अब कमेंट्री के लिहाज से सभी मान रहे हैं कि अब जो मर्ज्ड एंटिटी है इसकी बैलेंस शीट पर काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है। नोमेरा ने डबल डाउनग्रेड करने के बाद अगर आप देखें तो अपने ईपीएस के अनुमान में भी करीब 5 से लेकर 9% की कटौती की है। और मान रहे कि मर्जर के बाद बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू पर शेयर है इसमें भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली थोड़ा सा बेरिश व्यू एचडीएफसी बैंक पर आ रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल, जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया, पहले होल्ड की राय थी, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 425 से घटाकर 310 रुपये कर दिया है। और ये मान रहे कि आगे जाकर एबिटा लॉसेस डीजल में देखने को मिल सकते हैं। एचपीसीएल पर भी सिमिलर करके अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 225 से घटाकर 210 कर दिया, भाव चल रहा है 257 का। लेकिन गेल ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है एनर्जी पैक में, जहां पर रेटिंग को कर दिया अपग्रेड। पहले अंडर परफॉर्म की राय थी, अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी आप देखें तो 105 से बढ़ाकर 136 कर दिया है, 124 का भाव चल रहा है। यूटिलिटीज पर खास नजर है जेफरीज की, जहां पर इन्हें पसंद आ रहे हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 206 से बढ़ाकर 212 200 रुपये का भाव चल रहा है। एनटीपीसी पर भी खरीदारी की राय है, लक्ष्य 255 से सीधे 300 241 का भाव चल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और लक्ष्य में काफ़ी बड़ा बदलाव किया इन्होंने, 365 का टारगेट है, सीधे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है, 394 की क्लोजिंग चल रही है। ओएनजीसी यहाँ पर भी देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 206 से बढ़ाकर 216 कर दिया है। और अंत में आयशर मोटर्स, जहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 3432 का भाव चल रहा है, 3800 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिनके दम पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे की। विश्वेश जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मुझे लग रहा है मार्केट ये वीक पूरा सॉफ्ट ही रहना चाहिए और जिस हिसाब से फेड का एक्शन है, एट द सेम टाइम बॉन्ड यील्ड स्पाइक्स हुई है यूएस मार्केट में, मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे दिक्कत आनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो अभी तक शायद मटेरियलाइज नहीं हुई है और वो किसी भी वक्त हो सकती है, वो है यूएसडी आईएनआर। अनिल जी, यूएसडी आईएनआर 83 के ऊपर स्टेबल हो रहा है और अगर आप ओवरऑल देखेंगे 83.25 के ऊपर का क्लोजिंग है। अब ये पूरे लास्ट 1 ईयर की रेंज थी वो 83.25 के आसपास थी। अब अगर ये यहाँ से निकलता है एनर्जी तो 85 का टारगेट बनता है। अब ऐसे सिचुएशन में निफ्टी कैसे इम्यून रहेगा वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो स्लाइटली कंजर्वेटिव स्पेस में है और वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। रिलेटिव टू द अदर स्टॉक्स एंड अदर मार्केट, ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। लास्ट वीक एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था और जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट है, मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 64-70 तक के लेवल जा सकता है। लेकिन अभी 46 का क्लोजिंग है, 46-40 का क्लोजिंग है लास्ट वीक का। तो यहाँ पे आज किसी भी कारण से अगर पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मुझे लगता है 40 के लेवल तक, थोड़ा सा बड़ा रेंज दे रहा हूँ, 40 के लेवल तक मिले तो भी यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। बहुत ही विशालकाय वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जिसका टारगेट ऑलमोस्ट 70-75 रुपीज़ का आ रहा है। तो स्लाइटली पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पुल बैक पे खरीदारी की राय इंडियन ओवरसीज बैंक में। कंजर्वेटिव टारगेट 60 रुपीज़ के, एग्रेसिव टारगेट 75 रुपीज़ के। स्टॉप लॉस एक रिकमेंड करूंगा अनिल जी, क्लोजिंग बेसिस पे 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा इंडियन ओवरसीज बैंक में। आईओ भी खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस 37 रुपये का लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे, थोड़ा दूर है लेकिन टारगेट भी बड़े हैं 60 और 75 के। आइए स्वागत किया जाए कुणाल जी का। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, स्वागत है आपका। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अच्छी बात यह है, पसंद की बात यह है कि अनिल जी आज बंसल जी से मैं आगे आ गया अनिल जी। तो अनिल जी खुद विश्वास नहीं हो रहा है अनिल जी। अब आप ये बताइए अनिल जी, मैं जल्दी आया या बंसल जी लेट आए अनिल जी?
नहीं, बंसल जी ही लेट आए हैं, आप तो समय से ही आए हैं, जो आपका निर्धारित समय है, आपने जो निर्धारित किया हुआ है, हमने नहीं। लेकिन इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आप कोशिश करें तो आप बंसल जी को भी लेट कर सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा कोशिश करें तो आप खुद भी जल्दी आ सकते हैं। तो अनिल जी पता लगाइए अनिल जी वजह क्या है, बंसल जी लेट क्यों हुए हैं, जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी जरूर। और अनिल जी खरीदारी की मेरी राय है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्टॉक्स पावर के लग रहे हैं। अब बाजार का मूड खराब है तो नीचे खुलेगा तो पावर ग्रिड में खरीदारी करें। पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, एक ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा हाल के ट्रेड्स में, और जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है मुझे लगता है ये स्टॉक 210 की ओर बढ़ रहा है, तो गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करें। गिरावट में अगर आज शुरुआती ट्रेड में नीचे मिलता है तो बाय करके चलना है। 195 रुपये 195 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 207 रुपये का 207 का, इवेंचुअल टारगेट 212 रुपये का, तो 212 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड में मेरी खरीदारी करना। ओके, पावर ग्रिड है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। अगर थोड़ा नीचे मिल जाए तो कहने क्या, 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको गिफ्ट निफ्टी। बंसल जी सुप्रभात, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर, आज आपका पिक ऑफ द डे। आप लेट हो गए या कुणाल जी जल्दी आए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मैं तो आउट ऑफ द रेस हूँ, मेरे इन मजबूत कंधों पे बहुत जिम्मेवारियां हैं। हाँ। तो कुणाल जी को मौका दे रहा हूँ रोज पहले आने का, और अपना हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएं और अपना मतलब कि वजन भी बढ़ाएं साथ में। अच्छा कुणाल जी, बाय द वे मैं कल वो संवत्सरी का हमारा त्यौहार था, आपका भी है, कुणाल जी का भी, तो हम मुझे क्षमा याचना करते, तो सब लोग मेरे को बहुत सारे लोग मिले प्रोग्राम सोशल फंक्शन में, तो सबने बोला सबसे ज़्यादा ना आप कुणाल जी और राकेश जी से मिच्छा में दुकड़म कर लीजिएगा। बोले सबसे, और स्पेशली राकेश जी से तो जरूर कर लीजिए। बोले सबसे ज़्यादा खिंचाई आप उन्हीं ही करते हैं। तो मतलब कुणाल जी ये सही है? मैं ऐसा कुछ करता नहीं, मैं ऐसा तो करेंगे तो अनिल जी ऐसा करने वाले हैं आप, या अनिल जी नहीं करेंगे? नहीं, अब वैसे पुराना वाला तो हिसाब का अकाउंट क्लियर हो गया अभी कल तक का, तो अभी आज से नया वाला करेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं तो सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब बंसल जी में वो आकर्षण है कि वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये उनकी खासियत है, मेरी नहीं। मेरे लिए तो सबको मैं बराबर खिंचाई करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो बंसल जी से, कुणाल जी से हमारे मिच्छा में दुकड़ा है। जी बंसल जी बताइए जी। अनिल जी पहली बात तो ये खिंचाई तो अनिल जी प्यार है अनिल जी, और इसी के कारण अनिल जी सब कुछ चल रहा है यहाँ, कोई शर्म वाली बात नहीं अनिल जी, ये तो प्यार है सबसे ज्यादा मुझे मिल रहा है। और अनिल जी इसका साक्षात परिणाम मतलब कि प्रूफ है अनिल जी, आशु मदान जी का जो बर्थडे बना था, हाँ, कुणाल जी को अनिल जी 20 मिनट तक इनका हाथ खाली था, जूस का ग्लास तक नहीं था अनिल जी। वो भी मतलब कि मेरे को शर्म आई कि मेरे चार्ट कॉर्नर पार्टनर है, तो मैं खुद जाके उठा के लेके आया। अनिल जी मेरे लिए तो लोग बार बार ग्लास लेके आ रहे थे। तो ये है अनिल जी, ये जो खिंचाई का असर अनिल जी। तो ये जो आप इसको प्यार समझ रहे हैं, भगवान करे आपकी ये गलतफहमी बनी रहे, मेरा काम भी होता रहे खिंचाई करने का, आप भी इसे प्यार समझते रहे। जी बंसल जी अब बताइए। अनिल जी देखिए, पहले मैं पिक ऑफ द डे दे दूं, फिर एक अपडेट। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा बजाज फिनसर्व। अनिल जी इंडेक्स का पार्ट है, 1560 के अराउंड की क्लोजिंग है। मार्केट अगर रिकवरी करता है या स्ट्रेंथ दिखाता है तो बजाज फिनसर्व रैली में लीड कर सकता है। 1530 1530 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1610 1615 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व है पिक ऑफ द डे। और दूसरा अनिल जी, ये जो आप यहाँ पर हैं जी बिजनेस इंडिया के अंदर है, अगर यही बिजनेस चैनल आप यूएसए के अंदर अनिल जी हेड कर रहे होते हैं तो मंडे का अनिल जी आपको अवकाश नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जो ट्यूसडे की छुट्टी है ना अनिल जी, ये या तो वो मंडे को या फ्राइडे को शिफ्ट हो जाती। अच्छा ऐसा होता है? ओह बंसल जी अमेरिका जाके अनिल जी वहाँ तो सारे जीवन वीकेंड पे चल रहा है अनिल जी, अरे छुट्टियां ही शिफ्ट करते रहते हैं वो। गजब बंसल जी, ठीक है, अमेरिका घूम के आए, उसका फायदा है, नॉलेज बड़ी लेके आए हैं। धन्यवाद बंसल जी, आगे हम कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका तो चैनल नहीं ले जा सकते, अमेरिका की कुछ, हाँ अमेरिका की कुछ चीज़ों को जरूर सीख सकते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी कुछ फायदा नहीं हुआ अभी तक अनिल जी बंसल जी के विदेश जाने का अनिल जी। अच्छा अभी भी अनिल जी कोशिश जारी है मेरी। अब तो गिफ्ट खत्म भी हो चुके हैं, खुद ही कंज्यूम कर लिए होंगे बंसल जी ने, आपका इतना टाइम थोड़ी काम मिलेगा। अब उम्मीद छोड़ दीजिए। अब आपको खाली एक ही चीज़ पता करनी है कि सिद्धार्थ जी का जर्मनी ले जाने का वादा और बंसल जी का गिफ्ट लाने का इरादा दोनों से ज्यादा कमजोर किया है। आइए तब तक एक मजबूत स्टॉक के बारे में जानते हैं अमृतसर से। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड
मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है संवादना मदरसन इंटरनेशनल। ये वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 93 फैसिलिटीज है अक्रॉस 21 कंट्रीज और सप्लाई करती है टू ओईएम्स अक्रॉस 41 कंट्रीज। मॉड्यूल्स और पॉलीमर प्रोडक्ट्स हैं इनके, वायरिंग, हार्नेस और विजन सिस्टम्स बनाते हैं। इंडिया और यूरोप से करीब 55% ऑफ द रेवेन्यू आता है। ऑल टॉप इंटरनेशनल ऑटो मेजर्स इनके कस्टमर्स हैं और ऑटो सेक्टर में हमने देखा कि रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है लास्ट 2 साल में और इनपुट कॉस्ट भी कम हुए हैं ऑटो एंसिलरीज के लिए। तो ऑर्डर बुक पोजीशन इनका करीब 20 बिलियन यूरोस का है, विच इज़ अबाउट 1.8 लाख करोड़ और इसमें नियरली 30% आ रहा है ईवी सेक्टर से। और Q1 के जो अर्निंग्स थे ये भी काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू ग्रोथ देखा उन्होंने 28% वाई ऑन वाई, बेटर देन एक्सपेक्टेड। एबिटा मार्जिन्स भी बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। प्रॉफिट्स जंप किया करीब 4x टू 601 करोड़ और मैनेजमेंट विजन है टू डिलीवर 40% ROCE बाय FY25 और रेवेन्यू मिक्स जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75% विल बी ऑटो रिलेटेड, 25% विल बी द न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू रेंज और nearly 40% ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन लोग बोल रहे हैं कि दे गिव इट एज डिविडेंड्स। सो आई थिंक दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 6 रुपीज का है और इससे मेरा टारगेट बनता है 120 का। ओके 120 के टारगेट के लिए मदरसन में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय। आइए स्वागत सुमित जी का भी। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है मैरिको। मैरिको के अंदर मोमेंटम यहाँ से ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। मैरिको में अच्छी तेजी के बाद पिछले 5-6 दिनों का थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है और अब स्टॉक यहाँ से वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 580, 582 इन लेवल्स पे मैरिको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे पे 572, 573 ये इमीडिएट सपोर्ट है, तो 573 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 595 से 600 रुपए तक के मूव इस इमीडिएट पुल बैक बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलना चाहिए। तो 573 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 595, 600 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये आपके लिए मैरिको। थोड़ा डिफेंसिव्स के साथ जाना चाहेंगे सुमित जी आज के ट्रेड में। ब्लू स्टार, अमृतसर, एक बार आपसे इस पर राय लेना चाहूंगा। QIP इन्होंने लॉन्च किया है, करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं QIP, जो मंडे की क्लोजिंग है उससे करीब 2% के डिस्काउंट पर 785 पर फ्लोर प्राइस निकल कर आता है। एक राय सर ब्लू स्टार पर? ब्लू स्टार का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। द सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फ्लोज आल्सो हैव बीन एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आई मीन ग्लोबली, वहां से भी इनको काफी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो आई वुड पॉसिबली यूटिलाइज बिकॉज ऑफ QIP, शायद थोड़ा सा डिप मिले। आई थिंक दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो QIP से अगर डिप मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नजर रखिए ब्लू स्टार, ये काउंटर आपके एक्शन में रहेगा। QIP इन्होंने लॉन्च किया है। भारत डायनामिक्स, ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। करीब 300 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। भारत डायनामिक्स, कुणाल जी एक बार जरा चार्ट देखें। हालांकि मंडे को थोड़ा फिसला जरूर था, बट 1055 पर चार्ट क्या कहती है सर इसकी? देखिए, पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर हुआ है चार्ट दीपांशु, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर के लेवल्स पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ब्रेकडाउन आता हुआ 1100 के नीचे हमने देखा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और फिसल सकता है। सपोर्ट जो अगला चार्ट पर दिखता है वो 975, 1000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि और यहाँ से 50-60 रुपए की गिरावट मुमकिन है, वहां पर फिर से सपोर्ट आएगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय है। नीचे के लेवल्स पर दोबारा से खरीदारी के मौके तलाश। ओके, तो ये है आपके लिए भारत डायनामिक्स, जिस पर रखनी है आपको नजर। टाटा मोटर्स, विश्वेश जी जरा एक बार इसका चार्ट देख लें। वैसे तो एक्शन में ही रहा है और पिछले 2 दिनों से ऑटो स्टॉक्स ने होल्ड आउट भी करा है। CV अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रहा है। 1 अक्टूबर से करीब 3% की बढ़ोतरी इनके दामों में दिखेगी। 640 पर टाटा मोटर्स पर आए सर? देखिए दीपांशु, ओवरऑल रेंज में है, लोअर एंड ऑफ द रेंज मेरे हिसाब से 620 के आसपास है और इमीडिएटली एक हर्डल है 652 का। तो वैसे तो डेटा के लिहाज से और चार्ट के लिहाज से अच्छा लग रहा है, बट अगर मार्केट थोड़ा सा सॉफ्टर होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री का मौका हो सकता है। टाटा मोटर के 20 लाख शेयर रिटर्न है 640 के पुट में, तो मुझे लगता है 640 शुड एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे हम खड़े हैं। बट उसकी वजह से अगर थोड़ा भी नीचे मिलता है 628 मुझे लगता है आइडियल एंट्री होंगी ये वीक में। तो 630-35 की रेंज में 628 के स्टॉप लॉस से खरीदा जाए। मुझे लगता है अपसाइड में 650 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी एक वीक एक्सपायरी का है, 650 शुड बी एक्सपेक्टेशन इन दिस वीक। मतलब इस एक्सपायरी में हम 650 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर में।
ओके, तो यह है आपके लिए टाटा मोटर्स, जिस पर रखनी है नजर। और भी स्टॉक्स की करते हैं बात।